हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 5। यहाँ पर हम कुछ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमारी एनर्जी है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो सेक्शन था, जो उसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। और मैकेनिकल एनर्जी के दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड रहती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्ट है इस मैकेनिकल एनर्जी का, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम चेंज करते हैं, पोजीशन मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर प्लेस से उठाकर कहीं दूसरी जगह पर हम पुट कर रहे हैं, या उसकी जैसे हमने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो जिस किसी तरह का अगर चेंजेस आते हैं तो उसके अंदर एक काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और हमने एक टर्म जो है टोटल एनर्जी भी पढ़ा था। टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। लेकिन जो एनर्जी है उसके और दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बुक के जो कंटेंट है उसमें हमें कुछ टॉपिक्स को ही इंक्लूड करना है, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हीट का जो टर्म होती है उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हमारे पास में पहले तो हमें जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्सेस को दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, और जो उसके अंदर फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो उसके अंदर कुछ जो 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 वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कह सकते हैं। सो बेसिकली हम इसके लिए हीट को समझने के लिए हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया, जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखा है। इसके अंदर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट एम है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है स्लाइड कर रहे हैं, और जो इसकी स्पीड है वी नॉट है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो एक्स नॉट डिस्टेंस कवर करने के बाद में रुक जाता है। तो बेसिकली वो क्यों रुक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वर्क कर रहा है। तो जो हमारा टूल जो हमारा मतलब उसको अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट दिस फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एंड द जो इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, एफ इंटू एक्स नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्क डन का डेफिनेशन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमारे पास में एक टर्म आ रही है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जो वर्क डन की डेफिनेशन देती है हमको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो बेसिकली यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी रफ सरफेस पे मूव कराया तो हमने वर्क डन किया, लेकिन कुछ जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी क्या है, दैट इज़ द हीट। So the work done by the friction is not lost but it is transformed as the heat energy। तो जो भी हमने वर्क डन किया उसको हम लॉस्ट नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। एंड इसकी वजह से जो होता है कि हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। और ये चीज़ हम विंटर्स में भी फील कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने पाम्स को रब करते हैं विग्रसली बहुत तेज़ी से, तो जो हमारी पाम्स हैं वो क्या हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है और उसके अंदर वो गर्म हो जाती है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हीट होती है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ एटम्स। और ये भी माना जाता है कि अगर हम 1 किलोग्राम वाटर को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करेंगे तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो 42,000 जूल्स के बराबर होती है। अब सेकेंड जो सेकेंड फॉर्म में समझाया गया है वो केमिकल एनर्जी का है। केमिकल एनर्जी वाली जो टर्म है वो हमने सेल्स के अंदर देखी है कि सेल्स के अंदर जो एनर्जी रहती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रहती है। जब हम सेल को किसी सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो जो उसमें की केमिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और लेकिन जो इधर वाला जो हमारा पोर्शन है इससे हमारे को कोई मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जो भी हमारा केमिकल एनर्जी जो है वो इस वाले पूरे जो हमारा पैराग्राफ है इसके अंदर हमें एक्सप्लेन की गई है। मतलब केमिकल एनर्जी की जो टर्म होती है तब अराइज होगी जब जब हमारे जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। जैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं।
सो बेसिकली फिर जब हम केमिकल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास अगेन दो टर्म्स आ जाती हैं। एक हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, दूसरी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो अगर हम एक सिंपल केमिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो दोनों रिएक्टेंट की एनर्जी के सम से अगर ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट की जो एनर्जी है दोनों रिएक्टेंट के एनर्जी के सम से अगर कम होती है तो इसको हम बोलते हैं, अगर मतलब इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। मतलब एंडोथर्मिक में जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे अगर हम 1 किलोग्राम कोयले के अंदर नॉर्मली कार्बन होता है, उसको जब हम बर्न करते हैं तो करीबन 3 × 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। सो बेसिकली केमिकल एनर्जी को हम ये बोल सकते हैं कि वो काइंड ऑफ फोर्सेस की वजह से डेवलप होती है, जो कि एक सब्सटेंस को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली चार्ज से एसोसिएटेड होती है। दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन ये बेसिकली स्टेबल चार्ज हैं। स्टेबल चार्ज के साथ साथ जब ये चार्ज फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। तो जो चार्ज से रिलेटेड जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम जब कोई बल्ब को ऑन करते हैं तो वो लाइट भी एमिट करता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा हीट अप भी हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड रहती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है, दैट इज़ द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। जब तक 19वीं सेंचुरी तक जब चल रहा था एंड तक, तब तक हमारे जितने भी फिजिसिस्ट थे वो मानते थे कि किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जैसे अगर हमने एक स्प्रिंग और अगर हमने एक स्प्रिंग का या वॉल का अगर सिस्टम लिया है तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मास कंजर्व रहने का मतलब मास का किसी तरह का लॉस नहीं होता है। सो बेसिकली जो मैटर होता है वो सिर्फ अपनी फेस चेंज करता है। फेस चेंज करने का मतलब जैसे आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है, वाटर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। लेकिन सबसे पहले आइंस्टाइन ने हमें एक मतलब एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने मास और एनर्जी के बीच में जो है एक रिलेशन बताया था, E=mc²। यानी कि अगर हमारी कोई भी केमिकल जिसमें जो एम है दैट इज़ द मास और जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और इसकी वैल्यू जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। सो इस फॉर्मूले से अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, 1 किलोग्राम मैटर के लिए, तो अगर हमने इस फॉर्मूले से 1 किलोग्राम मैटर के लिए अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करी है तो वो बराबर है 9 × 10⁻16 जूल्स की। और इस एनर्जी को उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा एक नॉर्मल पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो जो उसका 3000 मेगावाट का जो एनुअल प्रोडक्शन है उतनी एनर्जी के बराबर होता है। अगर हम 1 किलोग्राम मास को जो है कंबाइन करते हैं या वो स्प्लिट होता है तो कितनी एनर्जी जो है उसके साथ में जो है एसोसिएटेड रहती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का है। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जो है आपको दो चीज़ें समझनी है, एक फ्यूजन होता है और दूसरा जो होता है फ्यूजन होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो सन होता है उसका टेम्परेचर करीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसके अंदर भी उसकी जो सरफेस होती है उस पर भी कॉन्स्टेंटली जो है केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। कुछ जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, कभी वो जो है स्प्लिट होते हैं। तो बेसिकली जो इससे पहले जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी थी वो डिस्ट्रक्टिव नेचर की थी, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए थे। लेकिन अब न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का जो है एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। सो पहले हमें यहाँ पर ये समझना है कि
सो जो जो हमारे जैसे इसमें हमें जो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारे पास में 4 लाइट हाइड्रोजन न्यूक्लियस होते हैं, उनको जो फ्यूज़ कर दिया जाता है तो एक हीलियम न्यूक्लियस तैयार हो जाता है। तो 4 हमने छोटे छोटे हाइड्रोजन न्यूक्लियस को कंबाइन करके जब हीलियम का न्यूक्लियस तैयार किया तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन, हमने इसको जोड़ा है तो वो फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो जो भी उसके रिएक्टेंट के मास के सम से कम है, यानी कि कुछ जो है मास का लॉस हो गया। और अभी हमने आइंस्टाइन की जो इक्वेशन पढ़ी थी इक्वल टू mc², तो उसके अकॉर्डिंग जो मास का लॉस हुआ दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। इसीलिए हमें फ्यूजन और फिजन के अंदर जो है एनर्जी मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शंस होती है उसके अंदर हमें एनर्जी भी नहीं मिलती। सो इन फ्यूजन है हैवी, जैसे फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है हमारी बुक के अंदर, दैट इज़ इक्वल टू यूरेनियम 235। उसको जब हम एक न्यूट्रॉन से हम जब स्ट्राइक करते हैं तो वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। वंस अगेन द फाइनल मास इज लेस देन द इनिशियल मास। तो अगर जब हमने उसके मास को ऑब्जर्व किया यूरेनियम के और उसके जो लाइटर न्यूक्लियस थे उनके मास को ऑब्जर्व किया तो जो टोटल मास का जो डिफरेंस होता है वो अगेन इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। यानी कि जब हम किसी भी जो न्यूक्लियस होता है, जो लाइटर न्यूक्लियर होता है, उसको कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं, या जो हमारा एक हैवी न्यूक्लियाई होता है उसको छोटे छोटे स्प्लिट करके हम लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जो मास का डिफरेंस होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। सो बेसिकली जो हमारी जो टोटल एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज़ रिलेटेड टू द मास डिफेक्ट इन द चेंज इन द डेल्टा एम, जिसको जो कहते हैं दैट इज़ चेंज इन द मास, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन c² होता है। सो बेसिकली यहाँ तक हमने जो हमने वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो पढ़ा है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ द पावर हमें समझना है एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत जो है कोलिजन्स का जो है इंट्रोडक्शन भी कवर करेंगे।